होते हैं जब किसी महिला का, किसी प्रेग्नेंट लेडी का बीपी इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसका जिसका प्रेगनेंसी से पहले बीपी ज़्यादा ना रहता हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना रहता हो, ठीक है। मतलब उसका प्रेगनेंसी के दिनों में ही गर्भावस्था के दिनों में ही बीपी बढ़ा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया। प्रेगनेंसी से पहले वो ठीक थी, प्रेगनेंसी से पहले उसको बीपी की कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही उसको हाइपरटेंशन रहने लगा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया। गर्भधारण के 20 सप्ताह बाद जब निम्न में से किन्हीं 2 चिन्हों की उपस्थिति हो तो उसको हम प्री एक्लेम्पशिया का बोल सकते हैं कि उसको प्री एक्लेम्पशिया हुआ है। निम्न में से 2 जैसे कि या तो उसका हाइपरटेंशन 140/90 mmHg हो, या उसको एडिमा हो, उसका शारीरिक वजन बढ़ रहा हो, कितना आधा किलो प्रति सप्ताह, ठीक है, और उसके पेशाब में 1 ग्राम प्रोटीन तक की मात्रा आ रही हो, उसमें यूरिन में उसके प्रोटीन आ रहा हो, तो ठीक है, उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्री एक्लेम्पशिया। गर्भावस्था की इस अवस्था में रक्त में टॉक्सीमिया हो जाता है, ठीक है, इसमें ब्लड में टॉक्सीमिया की कंडीशन हो जाती है क्योंकि प्रोटीन लॉस होता है और बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या है? कारण इसके अभी तक पता नहीं लग पाए हैं, इसके जो कारण हैं वो अज्ञात हैं। इसके उपचार कैसे कर सकते हैं? उसको महिला को विश्राम देना चाहिए, दवाई देनी चाहिए जिसमें उसको मिथाइल डोपा 250 mg से लेके 500 mg तक दे सकते हैं दिन में 3 बार, ठीक है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। उसको फिनोबार्बिटोन दे सकते हैं 60 mg रात के टाइम पे, और डायज़ेपाम दे सकते हैं। खाने में अधिक प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए, खाने में प्रोटीन बढ़ा देते हैं क्योंकि उसका पेशाब के थ्रू प्रोटीन जो है बाहर की तरफ निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये है कंडीशन प्री एक्लेम्पशिया की, कि गर्भावस्था के बाद जब बीपी बढ़ जाता है 20 सप्ताह के बाद, तो उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया। इसमें बीपी बढ़ जाता है, वजन में शारीरिक सूजन आने लगती है, और मूत्र में प्रोटीन देखा जाता है, या उसकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण अज्ञात है, कारण का पता नहीं चल पाया है, और इसमें उपचार के लिए विश्राम देना है, उसको रेस्ट कराना है, दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन सी मिथाइल डोपा, फिनोबार्बिटोन और डायज़ेपाम, और खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है एक्लेम्पशिया। देखो, प्री एक्लेम्पशिया में क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, और एक्लेम्पशिया में क्या होता है? सेम प्री एक्लेम्पशिया की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है कन्वर्जन्स आते हैं, यानी इसमें दौरे तक पहुंच सकता है, ठीक है, उसको दौरे पड़ने लगते हैं। तो इसमें भी यही है कि उसमें क्या होता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है 140/90 mmHg, उसका जो ब्लड प्रेशर है उसका हाइपरटेंशन हो जाता है, 140 से 90 तक उसका बीपी आता है, ठीक है। सूजन होती है वही प्री एक्लेम्पशिया की तरह, मूत्र में प्रोटीन आता है वो भी प्री एक्लेम्पशिया की तरह। इसमें सिर्फ अलग क्या है? इसमें जनरलाइज्ड कन्वर्जन, मतलब उसको दौरे आते हैं, दौरा पड़ता है इसमें। ये एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया का फ़र्क है। बाकी एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया सेम होता है, सिर्फ एक्लेम्पशिया में उसमें कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है। बाकी दोनों में बीपी ही बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसमें कारण क्या होते हैं? कम आयु, यानी 17 वर्ष से नीचे में प्रथम गर्भधारण, अगर उसने कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गई है तो, या फिर वो 35 साल की उम्र से ज़्यादा में प्रेग्नेंट हुई है, उसको पहले से कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, या उसको गर्भ अनेकता बहुगर्भता है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको, ठीक है, या ट्विंस वगैरह है उसको, मधुमेह यानी डायबिटीज़ वगैरह है, ओबीज है, ठीक है, उसको कोई और अदर डिजीज़ है, ठीक है, या उसको कोई स्ट्रेस है, भावनात्मक क्लेश, यानी उसको कोई इमोशनल स्ट्रेस है उसको, ठीक है, तो उस वजह से उन कंडीशन में डेवलप हो जाता है एक्लेम्पशिया, ठीक है। इसके बाद चिन्ह क्या होते हैं एक्लेम्पशिया के? एक्लेम्पशिया में होता है कि उसका बीपी बढ़ जाता है 140/90, उसके शारीरिक शरीर में सूजन आती है, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है उसको, शरीर में उसके कन्वर्जन आने लगते हैं, जी मिचलाता है, और सर दर्द होता है, ठीक है। शारीरिक कन्वर्जन सिर्फ इसमें अंतर क्या है प्री एक्लेम्पशिया में और एक्लेम्पशिया में, कि एक्लेम्पशिया में कन्वर्जन आते हैं और प्री एक्लेम्पशिया में कन्वर्जन नहीं आते, ठीक है।
उपचार क्या क्या होता है इक्लेम्पशिया का? चिकित्सा में भर्ती कराना चाहिए, उसको हॉस्पिटलाइज कराओ, उसको शांत हवादार कमरे में रखना चाहिए, साइड रेल करवट स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है ना। उसको करवट दिला के रखना चाहिए, जैविक चिन्हों को देखना चाहिए, कोई परेशानी है या उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, उनको देखना है। मूत्र त्याग को प्रत्येक घंटे देखना चाहिए, उसका आर्ली यूरिन आउटपुट देखना है कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे ऊपर आपने पढ़ा डाइजीबाम दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, ठीक है। उसको 10% डेक्सट्रोज देना है आईवी के थ्रू, ठीक है, पोषण के लिए, उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम थेरेपी MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, ये हम तब देते हैं जब कन्वर्जेंस आते हैं, ठीक है। तो इसकी लोडिंग डोज होती है 4 ग्राम आईवी देना है 3 to 5 मिनट विद 16 ml नॉर्मल सलाइन। तो टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके 1 ml में कितना होते हैं 4 ग्राम यूनिट होती है, 16 ml, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 ml फॉलोड बाय 5 ग्राम डीप IM ईच बटन, ठीक है। ये डीप IM दे सकते हैं उसको 5 ग्राम, ठीक है। मेंटेनेंस डोज क्या होती है 5 ग्राम डीप IM ईच बटक एवरी 4 आवर्ली। तो मैग्नीशियम थेरेपी ऐसे देने आईवी देने के साथ साथ उसको डीप बटक IM भी देना है। मॉनिटर कैसे करना है, यूरिन आउटपुट देखना है कि वो आर्ली 30 ml उसका यूरिन आ रहा है क्या नहीं। रेस्पिरेटरी देखना है 16 to 20 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसका जो नी रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्लाटर रिफ्लेक्शन है वो मॉनिटर करना है। उसके बाद उसको अलग रखना चाहिए, उसको एंटीडोट यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट यानी जो उसके दौरे को यानी कन्वर्जेंस को ठीक कर सके वो दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रीक्लेम्पशिया होता है बीपी बढ़ जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे, 20 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रीक्लेम्पशिया। और बीपी बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है यूरिन में, वो होता है प्रीक्लेम्पशिया। और इक्लेम्पशिया होता है कि प्रीक्लेम्पशिया जैसा ही होता है लेकिन इसमें कन्वर्जेंस भी आते हैं, समझ आया? हाँ, इक्लेम्पशिया में, प्री इक्लेम्पशिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना प्री इक्लेम्पशिया और इक्लेम्पशिया में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसके बाद इक्लेम्पशिया का ट्रीटमेंट देखो कैसे करते हैं, एंटी कन्वल्जेंट और एंटी हाइपरटेंसिव प्लस डायूरेटिक्स, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं जो बीपी को कम करती हैं और डायूरेटिक्स होती हैं जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ बीपी कम करने में भी हेल्प करती हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। एंटी कन्वर्जेंस जो कन्वर्जन को ठीक करती हैं, ठीक है। तो उसको हमने एंटी कन्वर्जेंट भी दे दिया, एंटी हाइपरटेंसिव भी दे दी और डायूरेटिक्स भी दे दी। ये तीनों देने के बाद, ये तीनों दवाई देखने के बाद हम दो चीज़ें देखते हैं, पेशेंट लेबर में है या लेबर में नहीं है, नॉट इन लेबर। लेबर में होने का मतलब है कि वो डिलीवरी करवाने उसकी नज़दीक है या उसकी डिलीवरी नज़दीक नहीं है, ठीक है। लेबर जो है लेबर पेन आने वाला है या डिलीवरी उसकी होने वाली है, ठीक है। तो पहले देखो अगर वो लेबर में है यानी उसकी जो डिलीवरी होने का टाइम जो है नज़दीक आ गया है, तो या तो उसको फिर दो चीज़ करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवा सकते हैं। एक तो जो लेबर में है उसकी सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवा दो, या उसको ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हम उसको आर्टिफिशियली उसकी जो प्लेसेंटा की जो उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बेबी होता है उसको कट करके आर्टिफिशियल रप्चर कर देते हैं मेम्ब्रेन का, फिर फोर्सेप्स से उसकी डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई उनकी जो लेबर में है। उसकी दूसरी कंडीशन आती है कि नॉट इन लेबर, उनका क्या करें जिनका लेबर में नहीं है, ठीक है। उनमें हम दो चीज़ देखते हैं, फिट्स कंट्रोल और फिट्स नॉट कंट्रोल। फिट्स कंट्रोल होने का मतलब जो उसको दौरे आ रहे थे, जो उसको कन्वर्जन आ रहा था, वो कंट्रोल हो गया है या नहीं हुआ है, ये दो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। अगर उसका जो कन्वर्जेंस है, उसके जो दौरे हैं वो कंट्रोल हो गए हैं, तो बेबी को देखेंगे हम उसका बेबी कैसा है, मैच्योर है, प्री मैच्योर है या बेबी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगर बेबी मैच्योर है तो टर्मिनेशन करा देंगे। टर्मिनेशन का मतलब होता है उसको प्रेगनेंसी को उसकी डिलीवरी करवा देंगे। डिलीवरी करवा सकते हैं इंडक्शन करके, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन जेल दे सकते हैं या उसका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं या ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन, ये तीनों ही हेल्प करती हैं
इंडक्शन लेबर को इंड्यूस करने में, ठीक है। अगर हम ये तीनों चीज़ें करते हैं तो लेबर अपने आप इंड्यूस हो जाता है, यानी उसकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये करेंगे उस कंडीशन में जब उसका बेबी मैच्योर है, ठीक है। अगर उसका प्री मैच्योर बेबी है तो भी हम उसका टर्मिनेशन करा सकते हैं। टर्मिनेशन कराएंगे बच्चे का, यानी उसकी डिलीवरी करवाएंगे। डिलीवरी कैसे? इंडक्शन से करवाएंगे, जिसमें हम उसके प्रोस्टाग्लैंडिन जेल देंगे, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करा सकते हैं या ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन है, अब अगर उसका बेबी डेथ हो गई है अगर उसकी बेबी की, तो इस कंडीशन में हम कुछ नहीं करते हैं, वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बच्चा अगर पेट के अंदर ही मर जाता है तो उसका स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन हो जाता है, बच्चा अपने आप बाहर आता है, ठीक है। तो हम उसके वेट करेंगे नॉर्मली बाहर आने का, नॉर्मल डिलीवर होने का, डेथ की कंडीशन में। समझ आया? ये उस कंडीशन में हो गया अगर उसके फिट्स कंट्रोल है। अब अगर उसके दौरे कंट्रोल नहीं हुए, ये दवाइयाँ देने के बाद भी उसका जो दौरे हैं वो कंट्रोल नहीं हुए, तो 6 to 8 आवर्स में, 6 से 8 घंटे में हमें उसका टर्मिनेशन करा देना है, उसकी डिलीवरी करवानी है, ठीक है। तो उसमें हम डिलीवरी करवाने के लिए 2 चीज़ें देखेंगे कि कंडीशन फेवरेबल है, हमारे फेवर में है, या अनफेवरेबल है, हमारे फेवर में नहीं है। अनफेवरेबल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवानी है। अगर कंडीशन फेवरेबल है, यानी उसका सर्विक्स डायलेशन हो रहा है, उसको पेन भी आ रहा है, उसकी पोजीशन भी नॉर्मल है बच्चे की, ठीक है, तो हम उसको इंडक्शन ऑफ लेबर यानी नॉर्मल लेबर कराएंगे, जिसमें हम उसको फिर से आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं या ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है इक्लेम्पशिया का ट्रीटमेंट। इक्लेम्पशिया का ट्रीटमेंट में अगेन मैं बता रही हूँ, इक्लेम्पशिया यानी उसमें कन्वर्जेंस भी होते हैं, उसे एंटी कन्वर्जेंस यानी कन्वर्जन को ठीक करने वाली दवाई, एंटी हाइपरटेंसिव बीपी की दवाई प्लस डायूरेटिक सीबीबीपी के लिए देते हैं। इसके बाद ये दवाइयाँ देने के बाद देखो कि पेशेंट जो है वो लेबर में है या लेबर में नहीं है। अगर वो लेबर में नहीं है, उसको अभी लेबर नहीं आ रहा है, तो हम 2 चीज़ें देखेंगे कि उसके जो फिट्स हैं, यानी जो उसको कन्वर्जन यानी दौरे आ रहे थे, वो कंट्रोल हो गए हैं या वो कंट्रोल नहीं हुए हैं। अगर वो कंट्रोल हो गए हैं तो बेबी की कंडीशन देखो, बेबी मैच्योर है, प्री मैच्योर है या डेड है। अगर मैच्योर है तो टर्मिनेशन करा दो, टर्मिनेशन करा सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जेल देके, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके या ऑक्सीटोसिन देके। प्री मैच्योर है तो फिर से टर्मिनेशन करा सकते हैं इन्हीं तरीकों से। अगर बेबी का डेथ हो गया है तो हम वेट करेंगे कि वो नॉर्मली अपने आप बाहर आ जाए, क्योंकि डेथ वाली कंडीशन में बेबी का स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हो जाता है, अपने आप बाहर आ जाता है, ठीक है। फिट्स नॉट कंट्रोल, 6 से 8 घंटे के अंदर उनका टर्मिनेशन कराओ। अगर फेवरेबल है तो उसको इंडक्शन ऑफ लेबर करा देते हैं। अगर अनफेवरेबल है, मतलब बच्चा घूमा हुआ है या उसका मदर का पेल्विस ठीक नहीं है या मदर को पेन नहीं आ रहा है, तो वो कंडीशन हमारे लिए अनफेवरेबल है। उस कंडीशन में हम सिर्फ सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उनकी जो लेबर में नहीं थी। अब जो लेबर में है, जिनको पेन आ रहा है, उनका या तो आर्टिफिशियल रप्चर करा के उनका फोर्सेप्स से डिलीवरी करा दो या सिजेरियन सेक्शन करा दो। समझ आया? इक्लेम्पशिया का ट्रीटमेंट समझ आया बेटा? अनीता, मेरी आवाज आ रही है? समझ आया? अनीता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक ऑन करो। नीचे स्क्रीन में एक माइक जैसा, हाँ अभी आएगी, बोलो। हाँ अब आ रही है। आपको समझ आया? कब ज्वाइन किया? अच्छा, तो अच्छा, और अभी अभी ज्वाइन किया है? मोहिनी, मोहिनी यहाँ पर है? गुड मॉर्निंग। मधुलिका? अच्छा, मधुलिका भी है। ज्योति?
ठीक है, तो मैं जो अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अभी हमने पढ़ाया है प्री इक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। ठीक है, तो प्री इक्लेम्शिया में मैंने बताया प्री इक्लेम्शिया वो कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी मदर का बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, उस मदर का जिसको पहले कभी कोई प्रॉब्लम ना रही हो बीपी की। ठीक है, जिसको पहले बीपी नॉर्मल है ना, हाँ, प्रेगनेंसी की वजह से उसका बीपी बढ़ गया है तो उसको तो बोलते हैं हम प्री इक्लेम्शिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, यूरिन के साथ साथ उसको प्रोटीन भी बाहर आता है। ठीक है, तो अगर और इक्लेम्शिया कंडीशन होती है कि बीपी बढ़ने के साथ साथ मदर को कन्वर्जेंस आते हैं, यानी दौरे पड़ते हैं। ठीक है, तो प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया में सिर्फ यही फर्क है, प्री इक्लेम्शिया में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ जाता है और प्रोटीन आता है यूरिन में, लेकिन इक्लेम्शिया में बीपी बढ़ता है, प्रोटीन भी बढ़ता है और उसको कन्वर्जेंस आते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन आने के लिए हमने ये बताया कि इसको देखो, इक्लेम्शिया में होता है कि उसका हाइपरटेंशन हो जाता है, उसमें सूजन आती है, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और जनरलाइज्ड कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, और बस ये नहीं होता है प्री इक्लेम्शिया में। ठीक है, अगर प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन है और अगर इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो जनरलाइज्ड कन्वर्जन भी आएंगे। फिर उसके बाद हमने उपचार पढ़ा है इसका इक्लेम्शिया का, ये है इक्लेम्शिया का ट्रीटमेंट। ठीक है, इक्लेम्शिया में अगर उसको कन्वर्जेंस आते हैं, वही मैंने बताया, कन्वर्जन आने के लिए उसको एंटी कन्वर्जन मेडिसिन देते हैं और बीपी के लिए उसको एंटी हाइपरटेंसिव प्लस डायरेटिक्स देते हैं। ठीक है, ये इक्लेम्शिया में दे देंगे। एंटी कन्वर्जन तो दौरे को ख़त्म करेगी, ये इसके बीपी को मेंटेन करती है। लेबर, फिर हमें देखना है कि पेशेंट लेबर में है या पेशेंट लेबर में नहीं है। ठीक है, पेशेंट अगर लेबर में नहीं है तो हमें उसको चेक करो कि उसका जो दौरे हैं वो कंट्रोल हो गए या उसकी दौरा कंट्रोल नहीं हुआ। अगर उसके फिट्स कंट्रोल हो गए तो बेबी की कंडीशन देखो। बेबी की कंडीशन पहली तो होती है कि बेबी या तो मैच्योर है, अगर बेबी उसका मैच्योर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डिलीवरी करा देंगे, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन जेल देके, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके, ऑक्सीटोसिन देके। देखो, ये जो तीनों तरीके हैं ना, ये लेबर को इंड्यूस करते हैं, लेबर को उकसाते हैं। ठीक है, अगर किसी को दर्द नहीं आ रहा है या किसी को पेन नहीं आ रहा है तो हम इन तीनों तरीकों से उसके पेन को बढ़ा सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल देके, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके और ऑक्सीटोसिन देके। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाएगा। फिर अगर बेबी प्री मैच्योर है तो उसका टर्मिनेशन करा दो, प्री मैच्योर भी हम संभाल लेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर इन्हीं तरीकों से करा दो। अगर उसका बेबी मर गया है तो हमें वेट करना है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, मतलब बच्चा डेथ हो, अगर बच्चे के अंदर ही डेथ हो जाती है तो वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसका स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन होता है, हमें उसमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर डेथ बेबी है तो उसका वेट करो नॉर्मली बाहर आने के लिए। अब दूसरी कंडीशन है कि मदर लेबर में नहीं है और उसके फिट्स भी कंट्रोल नहीं हुए। ठीक है, जिसके फिट्स कंट्रोल नहीं हुए उसके बच्चे को हार्म कर सकता है, उसकी हेल्थ को भी हार्म कर सकता है, हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है। तो टर्मिनेशन कराना है उसकी प्रेगनेंसी का, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, अनफेवरेबल हो सकती है। फेवरेबल कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो, जैसे कि उसको पेन भी आ रहा है, उसकी पोजीशन भी ठीक है, उसका बच्चा घूमा हुआ नहीं है, तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है, हम इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं, लेबर उसका शुरू कर सकते हैं। अगर अनफेवरेबल है, यानी बच्चा घूम गया है या माता को पेन नहीं आ रहा है या उसको होश नहीं है, वो बच्चे को जन्म दे सके, तो उसके लिए हम उसका सिजेरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवा देंगे। ठीक है, अब आ गई है वो कंडीशन कि पेशेंट जो है लेबर में नहीं है, उसको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो या तो उसको, अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है, उसका सिजेरियन सेक्शन करा दो या उसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा दो। इस वर्ड को लिख लेना, ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब हम खुद से उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कट करते हैं। ठीक है, उसमें अपने आप से उसकी मेम्ब्रेन नहीं कटती, फिर उसकी फोर्सेप्स से डिलीवरी करवा देते हैं। तो ये हो गए हैं ट्रीटमेंट इक्लेम्शिया के, समझ आया? आगे चलूं? मेरी आवाज आ रही है?
तो आगे चलो, वो समझ आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है ब्लीडिंग पर वजाइना। नेक्स्ट कंडीशन आ गई है अब नॉर्मेलिटी में ब्लीडिंग पर वजाइना की। उसकी वजाइना से डिलीवरी के से पहले ही उसकी जो है ब्लीडिंग होने लगी है, ठीक है। जब उसको जन्म से उसके जन्म करवाने से पहले उसके यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही उसकी वजाइना से ब्लड आने लगे तो वो कंडीशन होती है ब्लीडिंग पर वजाइना, ठीक है। ये किसी हेमरेजिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है गर्भवती स्त्री द्वारा शिशु को जन्म देने से पहले उसके योनि मार्ग या प्रजनन मार्ग से अत्यधिक रक्त बहने को रक्तस्राव या हेमरेज कहते हैं। गर्भवती स्त्री में रक्तस्राव या हेमरेज 24 सप्ताह से होने वाले जन्म पूर्व प्रसव यानी एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है, ठीक है। 24 सप्ताह से पहले होने वाला अगर किसी को योनि से ब्लड आने लगे प्रेगनेंसी में 24 वीक से अगर पहले किसी को ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। पहले से ही उसको ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं प्लेसेंटा की वजह से कि उसका जो प्लेसेंटा है निचले खंड में है या गर्भाशय में अंतःस्त्र से अलग हो गया है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होती है कि या तो देखो ऐसे होता है कि जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये नीचे वाला रास्ता होता है, ये वाला एरिया जो है हमारा सर्विक्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ पे इम्प्लांट होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है नॉर्मली यूट्रस में, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि प्लेसेंटा कभी निचले खंड में हो, ठीक है। तो प्लेसेंटा अगर इस वाली पोजिशन में है, नीचे की तरफ इम्प्लांट हो गया है, तो इस वाली कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्लासेंटा प्रीविया। लिख लो अगर लिखना है तो, प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। मतलब उसका जो प्लासेंटा है नीचे की तरफ आ गया है। और अगर उसको दूसरी कंडीशन है कि गर्भाशय से अंतःस्तर से अलग होना, दूसरी कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शिया। मतलब जैसे प्लेसेंटा पूरी तरह से, ये वाला देख रहे हो, जैसे प्लेसेंटा पूरी तरह से हमारे यूट्रस से अटैच होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में के टाइम पे ही, डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा जो है सर्विक्स से हटने लगता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। वो सर्विक्स से उस हट जाता है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इस तरह से पूरा अटैच नहीं होता, बीच में से वो हटने लगता है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होती है, समझ आया। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटो अब्रप्शिया। ठीक है। तो उसको जो कंडीशन है कि उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड आ रहा है, वो इन कंडीशन की वजह से आ सकता है कि या तो उसका प्लेसेंटा जो है नीचे की तरफ इम्प्लांट हो गया है, या उसके प्लेसेंटा का पहले से सेपरेशन हो गया है उसके प्लेसेंटा का, ठीक है। इन वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि उसको चोट लगने की वजह से उसको हो गया है, या उसको कोई कैंसर है, उसको सर्वाइकल कैंसर है, या उसको कोई वजाइनल कैंसर हुआ है, या उसका सम्मुख सिरा हो, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, या उसको जो है सम्मुख सिरा मतलब पता नहीं ये वर्ड क्या लिखा हुआ है इन्होंने, प्रसव सूचक स्त्राव, मतलब उसको जो प्रेगनेंसी से पहले ही, लेबर से पहले ही उसको कोई ब्लीडिंग आने लगे तो, ठीक है। ये सब इसके होते हैं कि प्रेगनेंसी के कारण होते हैं, ब्लीडिंग पर वजाइना के कारण होते हैं, ठीक है। अगर उसको एंटीपार्टम हेमरेज में मेन जो है इसमें यही याद रखो, एंटीपार्टम हेमरेज होता है प्लेसेंटा की वजह से, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से और प्लेसेंटा अब्रप्शिया की वजह से, ठीक है। इसमें चोट लगने की वजह से या उसके सर्वाइकल कैंसर की वजह से। इसमें उपचार क्या करते हैं? उपचार करते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज कराओ, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, शांत हवादार कमरे में रखो, उसको कोई जो साइंस है उसके जो आ रहे हैं सिम्टम, जो साइन सिम्टम आ रहे हैं उनको देखो, और उसकी फीटल हार्ट साउंड सुनते रहो, ठीक है। उसका मूत्र त्याग को देखो, यानी उसकी यूरिन आउटपुट को देखना है एवरी आवरली, हर घंटे उसके यूरिन आउटपुट को नोट करना है। तीव्र एनीमिया से रक्तदान देना, मतलब अगर उसको कोई एनीमिक कंडीशन हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है ज़्यादा ही, तो उसको रक्त
स्तन दे सकते हैं। योगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, आयरन, विटामिन और कैल्शियम देना चाहिए उसके ब्लड को नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, समझ आया व्हाट इज ब्लीडिंग पर वजाइना? आगे चलूं? पर्पेरियल सेप्सिस होता है कि गर्भ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उसका शिशु के गर्भाशय में कि कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचिकावस्था संक्रमण, जीवाणु द्वारा जन्म का संक्रमण, उसकी योनि का संक्रमण यानी इन्फेक्शन जो गर्भपात या शिशु के जन्म के गर्भ के बाद 14 से 21 दिनों में होता है। ठीक है, ये क्या होगा कि डिलीवरी के बाद जो टाइम रहता है मदर का, उसमें 14 से 21 दिन डिलीवरी बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, या बच्चे के कोई अबॉर्शन की वजह हो गया है, या बच्चे का गर्भपात हो गया है, या शिशु के जन्म के बाद ही 14 से 21 दिनों में उसकी योनि में पनपने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम पर्पेरियल सेप्सिस। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर जच्चा संक्रमण हो जाता है। तो जो जैसे किसी की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद मैंने बताया था पर्पेरियम में कि जो डिलीवरी के बाद के जो 6 सप्ताह रहते हैं उनको बोलते हैं हम पर्पेरियल पीरियड। ठीक है, उन 6 सप्ताह के दौरान यानी 14 से 21 दिनों के दौरान अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम पर्पेरियल सेप्सिस। समझ आया? की परिभाषा क्या है, शिशु के जन्म के बाद तापक्रम 101 डिग्री से 101.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। ठीक है, तो जो शिशु का जन्म के बाद, शिशु के जन्म के जब बाद अगर मदर को पर्पेरियल सेप्सिस है, मदर को पर्पेरियल इन्फेक्शन है, तो ये परिभाषा नहीं है। देखो मैं इसमें तुम्हारी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको परिभाषा नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, ये लक्षण होता है। ठीक है, इसको हम लक्षण बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ये लक्षण है इसका कि उसको फीवर आता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। परिभाषा जो है ये वाली परिभाषा है। ठीक है, ठीक है, ये लक्षण है। टेम्परेचर इन्फेक्शन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना लक्षण होता है। ठीक है, ये लक्षण के अंदर आएगा। परिभाषा पर्पेरियल सेप्सिस की जो परिभाषा है वो यही है कि संक्रमण पाया, या इतनी लाइन को लिखो, बस इतनी लाइन याद रखो कि संक्रमण पाया जाता है 6 सप्ताह के अंदर जच्चा को संक्रमण हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बाद जच्चा के टाइम पे यानी 6 सप्ताह के टाइम पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं हम पर्पेरियल सेप्सिस, क्योंकि उस 6 हफ्ता के पीरियड को हम बोलते हैं जच्चा का टाइम। जो पर्पेरियल टाइम होता है वो 6 वीक्स का होता है। ठीक है, 6 वीक्स का होता है पर्पेरियल टाइम। इन 6 वीक्स में आफ्टर बर्थ, जब बच्चे को जन्म दे दे, इन 6 वीक्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना उसको बोलते हैं हम पर्पेरियल सेप्सिस। इसके लक्षण होते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारक क्या होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लंबे समय तक कोई झिल्ली, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं टूटी थी, अशुद्ध हाथ होने, मतलब उसका हैंड में कोई इन्फेक्शन था, उसका हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं था, कोई और उसको जो है फॉरेनर कंटेंट से हो गया है या किसी फॉरेन एजेंट से हो गया है, जैसे कि कोई वायरल या कोई इन्फेक्शन पहले से मौजूद, कोई उसको इन्फेक्शन था। ठीक है, ये संक्रमित औजारों का यूज़ कर लिया है, जैसे कि हम एपिजोटमी देने के टाइम पे एपिजोटमी सीजर का यूज़ करते हैं, वो साफ़ नहीं थी, या डिलीवरी के टाइम पे जो भी हमने औजार यूज़ करते हैं ना वो साफ़ नहीं थे, जैसे हाथों का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, एपिजोटमी सीजर का यूज़ करते हैं, तो अगर वही चीज़ें इन्फेक्टेड थी तो मदर को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जन्म के बाद जच्चा द्वारा पेरिनियम योनि यानी गर्भाशय से कोई संक्रमण हो रहा है या उस जगह पे कोई उसके इन्फेक्शन हो गया है, तो प्रसव के 24 घंटे के अंदर उसको फीवर आ रहा है, तो ठीक है, उसको पारंपरिक मान्यताओं, कोई होता है ना कि उन कुछ हमारे रीजनल्स होते हैं कि हाँ हम कुछ मान्यताओं को मानते हैं कि बच्चे को ऐसे कपड़े में रखना है, ये करना है, वो करना है, तो उन
पारंपरिक मान्यताओं के द्वारा, जैसे कि बच्चे को प्रसव के बाद गंदे कपड़े या दूसरे कोई चीज़ डिलीवरी के बाद डालने से उसको संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद है, अगर उसको संक्रमण कोई हॉस्पिटल के सदस्यों से फैल सकता है, अगर कोई और उसके पास में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ठीक है, उसको कुपोषण की वजह से फैल सकता है। उसके रक्त या गर्भ झिल्ली से स्त्राव कोई पानी आ रहा है उसकी वजह से उसको हो सकता है। उसको प्रसवोत्तर काल में एनीमिया होने की वजह से उसको ये सब हो सकता है। मतलब बेसिकली यही है कि हाइजीन मेंटेन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं रखी गई, पास किसी साफ एरिया में नहीं रहती है, डिलीवरी के टाइम पे गंदे औजार यूज़ करे हैं, डिलीवरी के टाइम पे गंदे हाथ यूज़ करे हैं, या उसको पहले से कोई इन्फेक्शन था या कोई बैक्टीरिया की वजह से, ये सब उसके कारण होते हैं कि उसको इन्फेक्शन क्यों हुआ है, ठीक है। इसके बाद होता है फैलने के कारण, कि कैसे फैल गया है, वो वही है जननांग पथ से में घाव बनने की वजह से फैल गया है, या कहीं से भी संक्रमण फैल सकता है, किसी दूसरी जगह से उसको संक्रमण आके फैल गया है, ठीक है। इसके मैंने चिन्ह बताए। चिन्ह में क्या होता है कि उसको बुखार देखने को मिलेगा, उसके जो डिस्चार्ज है उसमें से बदबू आती है, उसके पेट में दर्द होता है, उसको ठंड लगती है, उसको प्रकाश योनि से रक्तस्राव आता है, उसको ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है। झटका क्या होता है? झटका पता नहीं क्या होता है, छोड़ो। आप ये याद रखो कि उसको जब प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको फीवर, इन्फेक्शन के टाइम पे उसको फीवर आता है, उसके डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, पेट में दर्द होता है और उसको ठंड लगती है, ठीक है। अच्छा, सामान्य संक्रमण का अर्थ, जैसे कि कैसे दिखाई देता है सामान्यतः संक्रमण हो गया है, उसके घाव में से पस आती है, मवाद जैसी आती है, ठीक है। सूजन आ जाती है उसके लमिला में, और उसमें उसमें ये रेडनेस दिखाई देती है, ठीक है। ज्वर और सिर दर्द हो जाता है, उसको फीवर और हेडेक होगा। जननांग पथ के संक्रमण से योनि संबंधित संक्रमण, यानी उसके जो वजाइनल एरिया है, यानी जो उसका योनि का एरिया है, उसकी वजह से उसको पेल्विक इन्फेक्शन भी हो सकता है, फैल सकता है वो, ठीक है। बुखार हो जाएगा, उसको दुर्गंध युक्त स्राव आएगा और पेट दर्द होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये लक्षण जैसे ही समझ लो जो कि इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जांच में क्या करते हैं, जांच के टाइम पे वही है, उसके मूत्र की जांच कराओ, रक्त की जांच कराओ, उसके घाव में से आने वाले सिक्रीशन की जांच कराओ, ठीक है। बचाव कैसे कर सकते हैं, कुपोषण का इलाज, अगर उसको किसी कुपोषण की वजह से, उसके न्यूट्रिशन की वजह से उसको इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसको संतुलित आहार दो, जिससे उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी और वो इन्फेक्शन से बचेगी। एनीमिया से बचाव करो, उसको ब्लड दे सकते हैं, या उसको उसकी डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं, आयरन युक्त आहार दे सकते हैं उसको, ठीक है। युक्त स्त्राव के समय पेरिनियम की देखभाल, ठीक है। कोई अगर उसको गंदा डिस्चार्ज आ रहा है तो उस टाइम पे पेरिनियम की देखभाल करनी है। 3 से 5 लीटर तक पानी पीना है। उसके डिहाइड्रेशन होने पर उसकी जांच करानी है। प्रसव के बाद जल्दी चलना फिरना उपयोग में लाना है। ऐसा नहीं है कि उसकी डिलीवरी के बाद वो बैठी है, लेटी पड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी एक्टिव करवाना है, ठीक है। अवधि काल जरूरी होने पर इसके, अगर उस पूरा अवधि हो गई है तो उसकी जो प्रेगनेंसी का पूरा टाइम हो गया है तो उसकी हमें जांच करवाना ज़रूरी है। अस्पताल में प्रसव द्वार रोक सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इन्फेक्शन से बचने के लिए ये नहीं है, आप ये लिख सकते हो। हाँ, ये इसका मतलब ये है। हाँ, रोकने से नहीं है। हाँ, हाँ, ये लाइन में। हाँ, मतलब अस्पताल में होगा, मतलब ये इसका मतलब है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ये लाइन गलत। हाँ, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं तो, ठीक है। तो इसमें है कि अस्पताल में ले जाने से उसके प्रसव को रोका जा सकता है, उसके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, ये है, ठीक है। मत ये तो लाइन कुछ और ही कह रही है, यहाँ